गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन परिमेय संख्या जानने से पहले अपने को कुछ और संख्याओं के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। वैसे अपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो पहले अपने बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती जाती है, ठीक है, वो संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे चलती जाएंगी, ठीक है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। और नंबर 3 पूर्णांक। तो पूर्णांक वो होते हैं जिसमें नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, ठीक है, और साथ में 0 भी आए, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आगे ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। अब अपने बात करते हैं नंबर 4 परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं को अपने P/Q रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं को क्या करें? P/Q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Q का मान नॉट इक्वल क्या हो? 0। Q का मान क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको P/Q रूप में लिख सकें लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, P का मान 0 हो चाहिए, ठीक है। वैसे जैसे 2/3 ये क्या है? एक प्राकृत संख्या है क्योंकि P/Q रूप में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अकेली 6 भी क्या है? प्राकृत संख्या है क्योंकि बटे में क्या होता है? इसके 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, तो ये P/Q रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं अगर मैं मान लूं 0, मैं बोलूं 0 तो बटे में 1 इसके भी होता है, ठीक है। मैंने बोला P का मान 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P का मान 0 हुआ तो इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा, भागा 1 का देंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जैसे -3/2, तो 3/2, और अगर मैं अकेला लिखूं -3/1 अंडरस्टूड है। इसका मतलब 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन -3 अकेली भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक जो नंबर है ना वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया परिमेय संख्याएं क्या है? अब अपने बात करते हैं कुछ गुणधर्मों की। इसमें आपके कुछ गुणधर्म दे रखे हैं बुक में, ठीक है। 3 गुणधर्मों पे बात करेंगे। पहला गुणधर्म है संवृत्त, ठीक है। संवृत्त गुणधर्म पहला है। 3 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है संवृत्त, ठीक है। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमेयता, और तीसरा गुणधर्म है साहचर्य, ठीक है। तो अपने बारी बारी से इन पे बात करेंगे। तो संवृत्त गुणधर्म, क्रम विनिमेय और साहचर्य, ये अपने जो गणित की 4 मूलभूत जो संक्रियाएं हैं उन पे इनका प्रयोग करके देखेंगे उन पे लागू होते हैं कि नहीं होते। पहला जो संक्रिया है वो है योग। क्या योग पे संवृत्त का नियम लागू होता है कि नहीं होता है? जैसे मतलब ये है संवृत्त का कि किसी भी परिमेय संख्या को
परिमेय संख्या में जोड़ने पे उसका आंसर परिमेय संख्या में आए तो ये योग वाली संक्रिया सहमत के नियम पे लागू होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जोड़ा 3/4 प्लस में 1/4। ठीक है, बराबर क्या आया 4/4। 4/4 क्या है, p/4 के रूप में है। ठीक है, वैसे तो कट गया, 1 आ गया, लेकिन 1/1 है ना, तो इसका मतलब ये p/4 के रूप में है, तो सहमत का नियम योग पे लागू होता है। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरी जो संक्रिया है वो है घटाव। क्या घटाव पे सहमत का नियम लागू होता है? तो देखते हैं, 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, बराबर देखो क्या आया 2/4, p/4 के रूप में लिखी हुई है, इसका मतलब घटाव पे भी सहमत का नियम लागू होता है। तीसरी संक्रिया है गुणा। क्या गुणा पे भी सहमत का नियम लागू होता है? तो 3/4 इंटू 1/4 बराबर 3/4। आप इनकी जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 3/4 1/4 पे ही ये सोल्व करना है, कोई भी नंबर ले लो अपनी मर्जी से। ठीक है, चौथा है भाग। अब भाग में आप और कोई नंबर ले लो, जैसे मैं लेता हूं, चलो 3/4 में अगर भाग दूं 1/4 का, तो ये p/4 के रूप में लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लिखी जाएगी। लेकिन सब पे लागू होनी चाहिए ना, ये सब पे लागू होती है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जीरो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना, जीरो परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे तो आंसर क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। बाकी सब पे आ जाएगा, लेकिन जीरो पे इसका मान क्या आएगा, अनंत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना। और यहाँ पे देखो 3/4/0, और यहाँ पे देखो Q का मान क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब ये आया अनंत। इसका मतलब ये भाग पे लागू नहीं होती है। ठीक है, तो सहमत का नियम योग पे लागू होता है, घटाव पे होता है, गुणा पे होता है, लेकिन भाग पे नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं क्रम विनिमयता के नियम पर। क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है कि जैसे दो नंबर दे रखे हैं, a प्लस b का मान b प्लस a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर a प्लस b है तो बराबर होना चाहिए b प्लस a के। ये तो है योग की संक्रिया नंबर 1 पर, ये योग की संक्रिया पर लागू होना चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं अपने, जैसे यही ले लेते हैं 3/4 प्लस में 1/4 बराबर 1/4 प्लस में 3/4। लागू हो रही है नहीं हो रही है? देखो एलसीएम आ गया 4, 3 प्लस 1 बराबर, इसका भी एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3, तो 4/4 लागू हो रही है। इसका मतलब योग पे क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। दूसरी संक्रिया है घटाव। क्या घटाव पे लागू होता है? घटाव पे देखो ये नियम लगेगा, a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए। ठीक है, तो a का मान 3/4 माइनस 1/4 बराबर 1/4 माइनस 3/4। एलसीएम आ गया 4, 3 माइनस 1, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 3, तो 2/4, और ये देखिए माइनस के 2/4, दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्रम विनिमयता का नियम घटाव पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तीसरी संक्रिया है गुणा। ठीक है, गुणा पे लागू करते हैं, तो a इंटू बी का मान होना चाहिए b इंटू ए के बराबर। ठीक है, रखो मान, तो मतलब 3/4 इंटू 1/4 बराबर 1/4 इंटू 3/4। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 16 बराबर 3 इंटू 16। इसका मतलब ये भाग गुणा पे भी लागू होता है। और चौथा भाग पे,
मतलब ए में भाग दें बी का बराबर आना चाहिए बी में भाग दें ए के। ठीक है, ये आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं भाग वाली संख्या यहाँ ऊपर करवा रहा हूँ। तो भाग वाली ये संख्या वही 3/4 में मैं अगर भाग दूं 1/4 का बराबर यहाँ पे भी 1/4 में भाग दूं 3/4 का। तो देखो 3/4 बटे में 1/4 बराबर 1/4 बटे में 3/4। 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ रह गया 3/1, यहाँ रह गया 1/3। लागू नहीं हो रही है, इसका मतलब भाग पे भी लागू नहीं होती। तो क्रम विनिमयता का नियम किस किस पे लागू होता है? योग पे और गुणा पे। ठीक है, तो क्रम विनिमयता का जो नियम है ना वो किस पे लागू होता है? एक तो योग पे होता है और एक गुणा पे, इन तीन दो पे ही लागू होता है। ठीक है, तीसरा नियम है गुणधर्म जो आपका दे रखा है बुक में, वो है साहचर्यता। साहचर्यता नियम में क्या होता है कि आपको 3 नंबर दे रखे होंगे कोई भी, जैसे पहला जो संक्रिया होगी वो होगी योग, पहली संक्रिया क्या होगी? योग। योग में 3 नंबर दे रखे, जैसे a प्लस बी प्लस में c बराबर a प्लस बी प्लस में c। तो साहचर्य नियम में क्या है कि आपको कोई 2 नंबर, जैसे मान लो मैंने अगर a और b को ऐड किया उसके बाद c को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद c को ऐड करूंगा। और इसमें क्या है, पहले b प्लस c, मतलब लास्ट वाले 2 जो नंबर है उन दोनों को ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करो। ये योग का पहला नियम है। ठीक है, तो आपने कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो एक तो हो गया 1/4 प्लस में 2/4 प्लस में 3/4 बराबर 1/4 प्लस में 2/4 प्लस में 3/4। तो मैं अगर इन दोनों को पहले ऐड करना है तो उसके बाद इन दोनों को पहले, इनको हल करने के बाद इसमें ये हल करना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 3 प्लस में 3/4 बराबर 1/4 प्लस इसका एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएंगे 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इसका एलसीएम फिर क्या आ गया 4 और 3 प्लस 3 बराबर इसका भी एलसीएम क्या आ गया 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 6/4 बराबर में 6/4। ठीक है, तो ये दोनों योग की संक्रिया पे लागू होता है। तो साहचर्य का नियम योग पे लागू होता है। उसके बाद अपने चेक कर लेते हैं ये कि घटाव पे ये साहचर्य का नियम लागू होता है कि नहीं होता है। तो साहचर्य का घटाव का जो गुणधर्म है उसके हिसाब से a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। तो इन दोनों का जो है ऐड, वो फिर इन दोनों को मतलब जो इनका घटाना है पहले, उसके बाद इन दोनों को घटाना है, ऐसे करना है। मतलब पहली 2 संख्याओं को घटाओ, उसके बाद तीसरी संख्या को घटाएंगे। इसमें क्या करना है, लास्ट वाली 2 संख्याओं को घटाव करने के बाद पहली संख्या को घटाव करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ले लेते हैं कि 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4 बराबर 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो ये बचेंगे माइनस के 1/4, क्योंकि प्लस का 1 माइनस के 2 किसके ज्यादा, माइनस के, कितने 1, तो माइनस का 1/4 और यहाँ बच गया माइनस के 3/4। ये 1/4 बड़ा है, ऐसा कैसा, ये माइनस का निशान, प्लस के 2 माइनस के 3 किसके ज्यादा, माइनस के, कितने 1, तो माइनस का क्या रह गया 1/4। अब इस पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, या इसका एलसीएम ले लो साथ में, ये 4 आ गया एलसीएम, माइनस का 1 माइनस के 3 बराबर इसका एलसीएम पहले हल कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 1/4, ये हो गया माइनस के 4/4 बराबर, और ये हो गए एलसीएम आ गया 4 और 1 हो गए 2/4। दोनों का मान क्या रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा। इसका मतलब साहचर्य का जो नियम है वो घटाव पे लागू नहीं होता। अब साहचर्य का जो नियम है वो अपने बात कर लेते हैं गुणा पे। ये दोनों अगर आपको नोट करने हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं साचार्य के नियम में गुणा की, ठीक है। गुणा की बात करें तो गुणा पे संक्रिया नंबर 3 गुणा a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो ये नंबर ले रहा हूँ 1/4 इंटू 2/4 इंटू 3/4। तो पहले आप इन दोनों को सोल्व करना, उसके बाद 1/4 इंटू 2/4 इंटू 3/4, फिर इन दोनों को सोल्व करना। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 2 एकम 2/4 इंटू 3/4 बराबर 1/4 इंटू 2 तिया 6/4। अब इनको कर लेते हैं 3 दूनी 6/4 चौके 16, 6 एकम 6/16 एक जैसे आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब साचार्य का नियम गुणा पे भी लागू होता है। मतलब परिमेय संख्या के अगर अपने नंबर बदल दें, उनको पहले पहले किन्हीं दो को सोल्व मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद तीसरे को मल्टीप्लाई करें, और इसमें अगर दूसरे को मल्टीप्लाई कर पहले लास्ट वाले दो को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के मान क्या आते हैं, एक जैसे आते हैं। मतलब परिमेय संख्याओं को आप पहली दो परिमेय संख्याओं को तीसरी परिमेय संख्या से बाद में गुणा करने पे, और लास्ट वाली दो परिमेय संख्याओं को पहली वाली परिमेय संख्या से गुणा करने पे दोनों परिमेय संख्याएं आती हैं और एक जैसी आती हैं, सेम। इसका मतलब साचार्य का नियम है वो गुणा पे लागू होता है। अब साचार्य का नियम बात कर लेते हैं अपने भाग पर। साचार्य का नियम भाग पे लागू कर लेते हैं कि भाग पे ये चेक कर लेते हैं कि लागू होता है कि नहीं होता। मतलब ए में भाग देना है बी का, बी में भाग देना है सी का, फिर ए में भाग देना है बी का, बी में भाग देना है सी का। तो पहले आप इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उन दोनों को हल, ठीक है। उसके बाद तो ए का मान 1/4 भाग 2/4 भाग 3/4, ठीक है, बराबर 1/4 भाग 2/4 भाग 3/4। पहले आप इन दोनों को सोल्व करें, उसके बाद इन दोनों को सोल्व करें, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1/, क्या रह जाएगा 2 भाग 3/4। इसमें भी 1/4 भाग रह गया, 4 से 4 कट गया, 2/, क्या रह जाएगा 3। अब इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 4, ठीक है। ऐसे ले लो या सीधा सिंपल को पहाड़े में ले लो, 8 आएगा एलसीएम, और तो कोई आएगा नहीं। तो 4 एलसीएम मत लो इसका, अपना कट जाएंगे ये दोनों। अपना ऐसे करो 1/2 बटे में 3/4, ठीक है। या एक तरीका और होता है, आप क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है, तो अपने क्या कर लेते हैं, वो नियम लगा लेते हैं। अपने पलट लो यहाँ से इनको कि 1/2, इनको अगर मैं पलटूंगा ना, यहाँ अगर मल्टीप्लाई का निशान लेके आऊंगा ना, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1/4 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लेके आऊंगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, पलट जाएंगे ये संख्या, ठीक है। अब आप इनको हल कर लो, 4 एकम 4 बटे में 6, 3 एकम 3 बटे में 6, दोनों एक जैसे आ रहे, नहीं आ रहे। इसका मतलब भाग पे भी साचार्य का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। एक आपके होते हैं गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखो। योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम होता है कि अगर कोई नंबर को 0 तक पहुंचाना है तो उसके लिए उसमें क्या ऐड करें, वो उसका योज्य प्रतिलोम है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, ठीक है। तो इसको 0 तक पहुंचाने के लिए कौन यूज है, -2/3। तो इसको क्या करेगा, ये कट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या पहुंच जाएगा 0। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। तो कोई भी, जैसे मैं मान लेता हूँ -1/4 का योज्य प्रतिलोम पूछो आपसे, तो आप बोलोगे प्लस का 1/4, वो इसको 0 तक पहुंचेगा। तो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा है वो नंबर, वो संख्या जो दी हुई संख्या को 0 तक पहुंचाए, वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम,
गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि उस नंबर से उस नंबर को मतलब एक नंबर आपको दे रखा है और उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो उसको क्या पहुंचाए, 1 तक पहुंचाए। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 2/3, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। ये कट गए दोनों, क्या आ गया, ये। ठीक है, ये आपका योज्य प्रतिलोम और ये गुणात्मक प्रतिलोम। ये पहले चैप्टर के कुछ बेसिक थे। ठीक है, और आगे की क्लास में अपने इनके जो क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करेंगे।